तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो टॉपिक स्टार्ट होता है ना, ये मिड 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, मतलब 1750 के आसपास से स्टार्ट होता है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि यार पहला वीडियो में तो इसने बोला था कि 1815 से चालू करेगा ये टॉपिक। तो बात ऐसा है कि हम लोग 1750 से मतलब 1750 से लेकर के 1815 तक, जब तक नेपोलियन का राज खत्म हुआ, तब तक हम देखेंगे कि यूरोप में सोसाइटी का डिविजन कैसे था। ठीक है, तो पहले हम लोग वहां तक देख लेते हैं, फिर 1815 के बाद हम देखेंगे कि नेपोलियन का राज खत्म हुआ तो किसका राज आया वगैरह वगैरह हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे वहां से। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं 1750 से। तो क्या हुआ कि इस मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था, कोई नेशन स्टेट नहीं था। तो नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट मतलब है कि इंडिपेंडेंट कंट्री या फिर स्टेट, एक इंडिपेंडेंट कंट्री या फिर स्टेट जहां पे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो शेयर करता है क्या? कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन, ये सब। और जो वहां का गवर्नमेंट है ना रे, वहां का जो गवर्नमेंट है उस पे सब एग्री करते हैं, मतलब जबरदस्ती उसके ऊपर थोपा नहीं गया है, जैसे राजा महाराजा का जबरदस्ती थोपा जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो नेशन स्टेट इसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज जितने भी कंट्रीज वगैरह है ना, सब नेशन स्टेट कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में दिमाग में जरूर खोपचे में आएगा दिमाग में कि यार क्यों नेशन स्टेट नहीं था मिड 18th सेंचुरी में? तो इसका रीजन ये है कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा था, गंदा वाला डाइवर्सिटी था। एक एग्जांपल देता हूं मैं। हैब्सबर्ग एम्पायर जो है ना, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का एक एम्पायर था, वहां पे ना 3 लैंग्वेज चलते थे। फ्रेंच लैंग्वेज भी चल रहा है, इटालियन लैंग्वेज भी चल रहा है और जर्मन स्पीकिंग पीपल भी है। दिमाग खराब यार, मतलब किसी का दिमाग में आएगा भी नहीं कि चल जाके ना एक नेशन स्टेट बनाते हैं जहां पे कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन हम लोग शेयर करेंगे। तो ऐसा दिमाग में कभी आएगा ही नहीं। तो फिर से दिमाग में हमारा क्वेश्चन आएगा कि भैया एक बात बताओ, तो नेशन स्टेट का आइडिया कहां से आया? तो हम बोलेंगे कि भैया थम जाओ, अभी देखेंगे आगे। तो देखो आगे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है यहां से। यूरोप में सोसाइटी उस टाइम पे 2 डिविजन्स में बटा हुआ था, 2 डिविजन्स में बटा हुआ था, जो कि आगे जाके 3 डिवीजन हो गया। ठीक है, तो पहला डिवीजन जो था वो था एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो लोग हाईएस्ट क्लास होते हैं सोसाइटी में, मतलब जो अल्ट्रा रईस वाले कैटेगरी होते हैं ना, वो लोग। तो इनका कुछ प्रॉपर्टीज, जो कि प्रॉपर्टीज अच्छा वर्ड है नहीं, बट इनके बारे में कुछ देखते हैं। सबसे पहला, ये लोग जो है वो लैंड ओइंग क्लास थे, मतलब जितना जमीन वगैरह था सब यही लोग के पास था। दूसरा, ये लोग क्या करते थे, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को माना जाता था कि ये रईसों का लैंग्वेज है, मतलब अपर क्लास वाले लोग का लैंग्वेज है, तो ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, चचा लोग बहुत खुश थे। तीसरा था क्या कि ये लोग जो है सो स्मॉल ग्रुप में थे। अब रईस लोग ज्यादा क्वांटिटी में थोड़े ना रहेगा यार, तो छोटा ग्रुप में था ये लोग। ये बस याद रखने के लिए मैंने हिंट देता है और कुछ नहीं। चौथा क्या था कि फैमिलीज जो है ये लोग कनेक्टेड बाय मैरिज। तो ये लोग का जो फैमिलीज कनेक्ट थे ना, ये लोग मैरिज से कनेक्टेड थे, मतलब शादी वगैरह करते थे तो सेम ही कल्चर में, मतलब सेम ही सोसाइटी में करते थे। और ये लोग जो है सो यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ। अब रईसों का एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, तो ये लोग इसी तरह से ये लोग यूनाइटेड थे। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा जो कैटेगरी आता है, सेकंड डिवीजन जो आता है सोसाइटी में, वो है पीजेंट्री, मतलब किसान भाई। किसान भाई जो है ये मेजोरिटी पॉपुलेशन में था। इसको याद रखना कोई बड़ा बात है नहीं, ज्यादा संख्या था उन लोग का। सेकंड, ये लोग क्या करते थे, कल्टीवेटेड एंड लुक्ड आफ्टर द लैंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जो अल्ट्रा रईस लोग जो थे ना, हाईएस्ट क्लास इन सोसाइटी जो थे, इन लोगों का जो जमीन वगैरह था ना, इन लोग पे पीजेंट्री, किसान भाई लोग ध्यान रखा करते थे और फसल वगैरह उगाया करते थे। ठीक है यार, तो क्या हुआ कि अब थर्ड कैटेगरी का क्या आपने बोला था कि थर्ड कैटेगरी भी है? हाँ है, थर्ड कैटेगरी भी है। क्या हुआ कि ग्रोथ हुआ किसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने से क्या हुआ, एक मिडिल क्लास निकल के आया, उभर के आया। कौन कौन है उस मिडिल क्लास में भैया लोग? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, जैसे कि कौन कौन? टीचर्स, क्लर्क्स, डॉक्टर, ये लोग। तो यहां से दुनिया जो है सो पलटना चालू हुआ, यहां से दुनिया पलटना चालू हुआ, क्योंकि एडुकेटेड मिडिल क्लास लोग के ही बीच में 2 आइडिया आया। पहला आइडिया नेशन यूनिटी, मतलब एक कंट्री होना चाहिए या फिर एक स्टेट होना चाहिए जहां पे कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन हिस्ट्री के लोग साथ में रहें। सेकंड जो इन लोगों के बीच में जो आइडिया आया वो था लिबरल नेशनलिज्म। अब समझते हैं कि भैया ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है। तो लिबरल नेशनलिज्म में कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1,
इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब हर कोई को आज़ादी रहना चाहिए, हर कोई आज़ाद रहना चाहिए। सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ कि यार कानून के नज़र में हर कोई बराबर होना चाहिए, हर कोई बराबर होना चाहिए कानून के नज़र में। तीसरा था कि गवर्नमेंट जो है वो एग्रीमेंट से बने, ठीक है, जबरदस्ती कोई हमारे ऊपर रूल नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट हमारे एग्रीमेंट से बनना चाहिए। चौथा जो था वो था कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी मतलब जो एक आदमी जो पावर कंट्रोल करता है ना, जो एक आदमी जो पावर कंट्रोल करता है, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। और कॉमन पीपल मतलब जो आम जनता है उनके हाथ में पावर होना चाहिए वोटिंग वगैरह करने का। प्लस था कि क्लेरिकल प्रिविलेजेस मतलब होता है ना कि जो चर्च वगैरह के जो लोग होते हैं जैसे पोप वगैरह, वो लोग कुछ ज़्यादा ही मस्ती मतलब बहुत ही अलग लग्जरियस लाइफ जीते हैं वो लोग। चाहे आदमी किसान चाहे और भी आदमी लोग कितना भी गरीबी में जिए, ये लोग जो है सो मज़े में जिएंगे। तो ये सब खत्म करना इन लोगों को था कि क्लेरिकल प्रिविलेजेस खत्म करना है। और ये लोग चाहते थे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन हो एक, प्लस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जो इंडिया में है, कि हम लोग वोट करें और वो जो नेता जो जीतेगा वो जाके रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो दो आइडिया हमने देखा जो कि एडुकेटेड मिडिल क्लास में आया था। क्या? एक नेशन यूनिटी का, दूसरा लिबरल नेशनलिज्म का। ठीक है, लेकिन तब भी जो है सो दो प्रॉब्लम्स अब भी थे। पहला प्रॉब्लम क्या था कि अभी भी हर कोई को वोट नहीं देने दिया जाता था, वही लोग बस वोट दे सकते हैं मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है, औरत लोग तो भूल ही जाओ, मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है वही लोग सिर्फ वोट कर सकता है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें, पहला ना मतलब स्टेट टू स्टेट जो है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स जो होता है ना, जो सामान इधर उधर करते हैं स्टेट टू स्टेट, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस था। तो दो अभी भी प्रॉब्लम थे, मेजर प्रॉब्लम्स। तो क्या हुआ कि 1834 में, कब? 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। इसका काम क्या था और इसको स्टार्ट किसने किया था? ये जो है सो पर्शिया ने स्टार्ट किया था, बाद में जो है सो बहुत सारे जर्मन स्टेट इसमें ज्वाइन किए। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ पहला नंबर की भैया ट्रेड बैरियर खत्म कर दिया गया। जो स्टेट टू स्टेट जो सामान ले जाने में जो हमें टैक्स देने पड़ते थे, कस्टम ड्यूटीज देने पड़ते थे, वो अब जो है सो खत्म हो चुके थे। सेकंड, इसने क्या किया कि जो पहले ना 30 करेंसीज चल रहे थे, 30 करेंसीज थे वहां पे, तो 30 करेंसीज को रिड्यूस करके 2 करेंसीज में इन लोग कर दिए। ठीक है, अब बस 2 ही करेंसी चल रहा था वहां पे। तो आगे वीडियोस में ये सेम टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, फिर देखते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।